आयंस का आपने सीखा, बताओ आयंस का एन फैक्टर क्या था? अगर आयन का इक्विवेलेंट मास, आपको ऐसा लग रहा होगा आयन का इक्विवेलेंट मास क्या होता है, आयन का भी होता है उसका मोलर मास बाई उसका चार्ज। चार्ज में प्लस माइनस देखोगे या सिर्फ मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड। जैसे सल्फेट आयन का अगर आपसे बताना हो, बोला जाए सल्फेट आयन का इक्विवेलेंट मास बताइए, तो आप क्या बताओगे? उसका मोलर मास कितना? 96 बाई 2 कितना होगा? 48। 48 उसका इक्विवेलेंट मास होगा। अभी आप आगे सीखोगे सोडियम सल्फेट का अगर पूछा जाए कितना, सोडियम सल्फेट का, तो सॉल्ट का बताया ना अभी कैसे लाते, मोलर मास बाई टोटल चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव। आयन का भी हो गया, इसका भी। अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब आप लिखो एन फैक्टर इन रेडॉक्स, इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये आगे लगेगा अभी रेडॉक्स में। एन फैक्टर इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एन फैक्टर इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जानते हो क्या होता है? किसी को पता है क्या होता है एन फैक्टर? क्या होता है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं इसी को? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल और पर आयन। पर मॉलिक्यूल और पर आयन। क्या सीखना आपको? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल और पर आयन। पर आयन, ठीक है। क्या बोलते हैं? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल और पर आयन। पर मॉलिक्यूल और पर आयन, यही आपको जानना है। तो पर मॉलिक्यूल मतलब अगर मॉलिक्यूल होगा, अगर आयन होगा तो पर आयन देखना, वही एन फैक्टर होगा। जैसे अगर आसान भाषा में बोला जाए, आपसे बोला जाए H2S का कन्वर्जन हो रहा है इनटू SO4 माइनस, किसमें हो रहा है? इनटू SO4 और आपसे बोला जाए इस पूरे प्रोसेस में एन फैक्टर कितना, और अगर आप एन फैक्टर सीख जाओगे तो इक्विवेलेंट मास भी आ जाएगा। क्योंकि एन फैक्टर ही सब कुछ ऐसे समझो ये पूरी एक वॉल है कॉन्सेप्ट की, और वो सिर्फ एन फैक्टर पे टिकी। एन फैक्टर आता है तो आप सब बता लोगे। जानते हो क्या क्या फायदा है? नॉर्मेलिटी आ जाएगी, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी। ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। आप ग्राम इक्विवेलेंट को बहुत लंबा मत सोचो, सिर्फ सोचो मोल आता है, एन फैक्टर लगा देना, तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। मिली मोल्स है, एन फैक्टर लगा देना, क्या मिल जाएगा? मिली इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ऐसे आप देखो यहाँ पर क्या है, एन फैक्टर आता तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। कैसे आएगा? मोलर मास बाई एन फैक्टर, और एन फैक्टर ही आपको सिखाया जा रहा है। बताओ यहाँ पर सल्फर -2 स्टेट में, H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? -2 है, और यहाँ पर कितना है? +6 है। तो कितने का चेंज हो रहा है पर मॉलिक्यूल या पर आयन? H2S एक मॉलिक्यूल है, कितने का चेंज आया? कितने लोगों को 4 दिखाई दे रहा है? तो 4 का चेंज तो नहीं दिख रहा। अगर ऐसे कभी दिक्कत है तो नंबर लाइन बना लेना। क्या बना लेना? -2 से 0 2 चेंज, फिर 0 से 6 चेंज, टोटल चेंज कितना? 8 यूनिट का। तो यहाँ पर आएगा इसका एन फैक्टर कितना? 8। और अगर एन फैक्टर आ गया और आपसे बोला जाए इसमें H2S का इक्विवेलेंट मास बताओ, बताओ इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2S कितना होगा? m/8। कितना इसमें, इसमें इसका मास रखोगे या इसका रखोगे? H2S का रखा जाएगा। H2S का कितना होता है? 34। 34/8, यही इसका इक्विवेलेंट मास होगा। एन फैक्टर तो आ ही गया, इक्विवेलेंट मास भी आ गया, क्योंकि एन फैक्टर से जुड़ा हुआ है इक्विवेलेंट मास। ऐसे आप जरा इसका देखिए, P4 कन्वर्ट हो रहा है PO4 3 में, इसका एन फैक्टर एंड इक्विवेलेंट मास चाहिए। क्या हो रहा है? P4 PO4 3 में कन्वर्ट हो रहा है, S8 कन्वर्ट हो रहा है H2S में। आपको इनका, इन दोनों का बताना, जरा कोशिश करिए, देखिए कितने लोग बता पाते हैं।
जल्दी से बता दीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको नहीं आता है थोड़ा इंतजार करिए, रेडॉक्स रिएक्शन आएगा भी, उसमें सिखाऊंगा। अगर किसी को H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2, और कहाँ पर कन्वर्ट हुआ, +6 में, उसमें सल्फर +6 में है। तो -2 से +6, यहाँ देखो एन फैक्टर क्या लिखा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल के हिसाब से कितना चेंज है, सल्फर में, हाइड्रोजन में चेंज नहीं आया, सल्फर में है। सल्फर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, -2 से +6 तक। तो कितना चेंज आया उसके अंदर, 6 का तो प्लस हुआ, जो 2 माइनस था उसकी भी तो भरपाई किया, तो 8 यूनिट का चेंज आया। माइनस प्लस नहीं देखा जाता, क्या देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, माइनस प्लस आपको नहीं देखना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, क्या देखना है, चलिए देखिए क्या हो रहा है। 34/8 आया था, इसका कैसे आया एक बार ध्यान से देख लो, -2 से +6। बाकी एलिमेंट को नहीं देखना है क्योंकि सल्फर का ही चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन तो यहाँ है भी नहीं, हाइड्रोजन का चेंज नहीं देखना है। सल्फर -2 से +6 में, ये पूरे पर चार्ज है SO4 2-, तो 8 यूनिट का चेंज आया। और एन फैक्टर शायद वही होता, देखो इधर क्या लिखा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल या पर आयन। तो ये H2S मॉलिक्यूल है इसलिए इसका देखा गया। इधर बताओ कितने का चेंज है, कितने का, ध्यान से देखो, ये है 0, यहाँ कितने है +5, 0 से 5 यूनिट का चेंज है। अच्छा एक बात बताओ, जो हमने वहां पर आप 0 स्टेट हमने लिखा है, वो एक फॉस्फोरस का है या सबका है, एक मॉलिक्यूल में कितने फॉस्फोरस एटम है। आपने यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला होगा, जरा याद करो, ऐसे निकाला होगा 4x = 0, यही क्या होगा ना, तो x = 0 आया होगा। तो एक का आप 0 बोल रहे हो, तो ऐसे ही चारों 0 में है, एक का 0 है ना, तो चारों फॉस्फोरस 0 स्टेट में है, और चारों के चारों अगर कुछ आगे नहीं लिखा है, इसका मतलब सारे फॉस्फोरस इसमें कन्वर्ट हो गए। तो एक फॉस्फोरस अगर 0 से +5 में जा रहा है तो चारों जाएंगे, इसीलिए वहां लिखा पर मॉलिक्यूल। मतलब समझ पाए, एक फॉस्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, +5 का मतलब एक फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ऐसा करने वाला क्या एक ही फॉस्फोरस है या 4 है, 4 है, तो एक मॉलिक्यूल में 4 है ना, इंटू 4 करोगे, इसलिए वहां पर मॉलिक्यूल लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां ये वाला फॉस्फोरस एक जा रहा है वहीं चार हो जाएंगे, क्योंकि आगे और कुछ लिखा नहीं है। तो आपको इंटू 4 करना पड़ेगा। यहाँ पर एन फैक्टर जानते हो कितना आएगा, यहाँ पर एन फैक्टर आएगा 4 × 5 पर मॉलिक्यूल। सीधी सी बात क्या है, एक फॉस्फोरस 0 से +5 में गया है, एक कैसे है वो यहाँ से आप देख रहे हो। तो यहाँ पर 4 फॉस्फोरस है, इसलिए पर मॉलिक्यूल के लिए इंटू 4 करना पड़ेगा, तो 20 आ जाएगा। इसका एन फैक्टर 20 होगा। अगर कहा जाए इस रिएक्शन में इसका इक्विवेलेंट मास बताओ, तो आप बताओगे m/20। कितना, m/20। इसका बोलिए, बताओ। S8 से H2S में जा रहा है, कहां से कहां, S8, 0 से -2, बताओ कितना चेंज, 0 से -2 कितना चेंज है, एक के लिए, एक के लिए कितना चेंज है, 2 यूनिट का चेंज है। और ये है कितने, 8, तो 8 के लिए चेंज कितना होगा, तो बताओ n बराबर क्या आएगा, 8 × 2 यानी 16। और अगर इसका इक्विवेलेंट मास यहाँ पूछा जाए तो बताओ इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, m/16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, m/16। चलिए इनका देखिए जरा, अगला MnO4- का कन्वर्जन Mn+2 में हो रहा है, ये डी पार्ट है, इसका बताना है। इसका आप एन फैक्टर और इक्विवेलेंट मास बताओ। बताइए कितना, कितना चेंज,
तो MnO4 माइनस है ना, MnO4 माइनस में कितना +7। अभी इसमें कई ऐसे लोग होंगे जिनको ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं आता होगा, जिनको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता है वो नहीं कर पाएंगे अभी, तो आप थोड़ा इंतजार करो, अभी 2 दिन 1 दिन और, तो रेडॉक्स में ये पहला यही सिखाया जाएगा। बताओ +7 से कहाँ जा रहा है, +2, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो n बराबर 5 आएगा, और अगर n बराबर 5 आ गया तो इक्विवेलेंट मास आपको पता है क्या होगा, कितना इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास बाई n फैक्टर। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा मैं, m/5। अच्छा एक और इसका बताइए, Cr2O7 2 माइनस इज कन्वर्टिंग इनटू क्रोमियम +3। पोटेशियम डाइक्रोमेट में यही आयन होता है, पोटेशियम परमैग्नेट में यही होता है जो कन्वर्जन करता है। तो आप इसका जल्दी से बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते इधर। MnO4 माइनस से MnO2, अगला MnO4 माइनस इज कन्वर्टिंग इनटू MnO4 2 माइनस। इसका बताइए कितना, कितने लोगों का 6 आ रहा, हाथ उठाइए। इसका 6 आएगा कैसे, देखो इनका, इन सब का आंसर सही है, इधर ध्यान देंगे। ये +6 में है, +6 से +3 में कन्वर्ट हो गया, तो आप कहोगे घट गया, तो घट गया चाहे बढ़ गया, उससे मतलब कितना घटा कितना बढ़ा, हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अब बताओ +6 से +3 में जाना कितना चेंज ला रहा है, 3 यूनिट का। इसका जानते हो मतलब क्या होगा, इनडायरेक्ट, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो कोई +6 से +3 जा रहा होगा, इसका मतलब क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक क्रोमियम ने 3 गेन किया कि नहीं, लेकिन यहाँ क्रोमियम है कितने, तो क्या 3 में ही काम चल जाएगा कि 6 लगे होंगे, इसलिए इनको किया जाता है। पर आयन देखा, यहाँ ये मॉलिक्यूल नहीं है, आयन है, इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर आयन, क्या हो जाएगा पर आयन, कितना चेंज आया, फिर से देखो +6 से +3 3 यूनिट का चेंज, कितना +6 से +3 कितना यूनिट का चेंज, 3 यूनिट का, एक में 2 क्रोमियम है, इसलिए इसका n फैक्टर कितना 2 into 3 कितना 6 हो गया, तो इक्विवेलेंट मास कितना, इक्विवेलेंट मास कितना हो गया, जल्दी बोलिए, m/6 हो गया, m/6। इसमें प्रॉब्लम नहीं, वहां प्रॉब्लम है, वहां शॉर्ट सर्किट हो रहा है, इसको बंद करने के बाद क्या बताइए आप लोग तब तक। क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पर +7, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है +4, MnO2 में +4 में है, किसमें है +4 में है, यहाँ देखो इसमें क्या है +7 से +6, कितने का चेंज आया, यहाँ पर n फैक्टर 3 होगा, और इक्विवेलेंट वेट कितना होगा m/3। इधर आइए, यहाँ पे, यहाँ पर n फैक्टर कितना 1, इक्विवेलेंट मास कितना m/1। तो यही, अगर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अलग अलग जान लेते हो, रेडॉक्स में भी यही होगा,
तो ये एक ऑक्सीडेशन था या तो रिडक्शन था इंडिविजुअली। रेडॉक्स में क्या होता है, रेडॉक्स में क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन, तो आप आधा आधा क्या नहीं लगा पाओगे, ऑक्सीडेशन हाफ सीख लिया ना इधर। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ, तो ये वाला क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ, ये क्या है, रिडक्शन हाफ, क्योंकि 0 से -2 डिक्रीज, तो रिडक्शन, इधर देखो रिडक्शन, ये भी रिडक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन में होगा यही, दो जुड़ जाएंगे, तो यही वाला टेक्निक वहां भी लगेगा। अभी तो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन का एन फैक्टर और इंडिविजुअल रिडक्शन का एन फैक्टर निकाला, अगर यहीं पे कहा जाता एक रेडॉक्स रिएक्शन लिख देते, तो रेडॉक्स रिएक्शन कुछ नया नहीं हो जाएगा, उसमें आपको देखना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ उसका हिसाब अलग, किसका रिडक्शन हुआ उसका अलग कर दो, तो दोनों का एन फैक्टर आ जाएगा, दोनों का अलग अलग इक्विवेलेंट मास भी आ जाएगा। बात समझ पाए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कितने लोगों को नहीं आता अभी, बताइए, सबको आता है क्या जी, सर हमारे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं तो बताने में, जिसको जिसको नहीं आता है वो अभी थोड़ा इंतजार करेंगे, अभी आज अगर आप थोड़ा जल्दी करोगे तो आज ही इसको खत्म करके आज ही आपका रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करें, क्योंकि देखो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या हो गया मतलब रेडॉक्स रिएक्शन, अच्छा अभी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी पढ़ना है ना, हाँ तो आज नहीं हो पाएगा, आज यही चैप्टर हो जाए, कल से आपको रेडॉक्स पढ़ाएंगे। हो गया सबका। अगर आपको ये नंबर निकालना नहीं आता है कोई बात नहीं, अभी आपको सिखा दूंगा अगले दिन। चलिए इसका देखिए, अब लिखो आप एन फैक्टर इन रेडॉक्स रिएक्शन। एन फैक्टर इन रेडॉक्स रिएक्शन, बातचीत नहीं करना है, इधर बोर्ड पर ध्यान दो, बातचीत जहां से शुरू होती है ना समझो आपका फिर टाइम वहीं से खराब होगा और बच्चे वहीं से बिगड़ते हैं, पूरी क्लास भी फिर वहीं से खराब होती है, बच्चे भी खराब हो जाते हैं। क्योंकि अगर बातचीत करने के लिए आप यहाँ आते तो शायद उतना फीस नहीं देते, बातचीत करने के लिए थोड़ी फीस जमा करके आए उधर, पढ़ने के लिए उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। मतलब ये यही चीज है जो आप नहीं सीख पाओगे खुद से, बाकी सब तो कर ही सकते हो, इसीलिए शायद आप इधर आए भी हैं। मतलब वो चीज जो एक्चुअल में ब्रेन को आपको जल्दी दे सकता है, जल्दी सिखा सकता है, वो यहीं से आप सीख सकते हो, जो 1-1 घंटे क्लास होती है, खुद से आप नहीं कर पाओगे, खुद से कर लेते तो शायद आप इधर नहीं आते। ये वाली स्लाइड, तो आप देखो अभी आपने अभी एक ही बताया था, एक ही, इतना ही बताया बस अभी। अच्छा अभी 15-20 मिनट ही हुआ, चलो ठीक है। तो आप देखो इतना आपको बताया ना, क्या क्या बताया इसमें, क्या क्या बता दिए, रेड ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, आपको उसमें सिर्फ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। क्या देखना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल या पर आयन, जितना चेंज आया उसी को एन फैक्टर मानोगे। इक्विवेलेंट मास निकालना है तो क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास बाई एन फैक्टर, कितना, मॉलिक्यूलर मास बाई एन फैक्टर, हो गया। चलो अब इसका देखो, अगला क्या है, रेडॉक्स। रेडॉक्स में कुछ नया नहीं होगा, जो अभी सीखा वही अप्लाई करना है, ध्यान से देखो। मान लो आपको ये रिएक्शन लिखी हुई मिलेगी MnO4 माइनस प्लस H2S, और ये कन्वर्जन हो रहा होगा इनटू Mn+2 प्लस SO4 2 माइनस। तो इसमें आपको डरना नहीं कि यहाँ पर अलग अलग आ गया, ये मैंने नहीं सीखा, जो कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा वो सीख लिया। आप इसमें ढूंढो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ। अब तो मैग्नीज प्लस, मैग्नीज किसमें है, +7, कहाँ से कहाँ कन्वर्जन हुआ, +2, किसमें, +2, +7 से +2, ये क्या है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन,
रिडक्शन। कितना एन फैक्टर होगा, कितना, एक आयन के लिए कितना चेंज बताओ। एन इजिकल टू, ये मैग्नीज एक है, 1 × 5 तो 5 के बराबर है। अब बताओ अगर इसका एन फैक्टर आपको मिल गया तो क्या इक्विवेलेंट मास नहीं आएगा, कैसे आएगा, इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। अब आप इसका देखो जरा H2S का, H2S -2 से कहा जा रहा है +6 में, तो इसका हिसाब अलग से, रिडक्शन आपका अलग, ऑक्सीडेशन आपका अलग। अभी पीछे वही तो सिखाया, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा था तो सीख लिया एन फैक्टर निकालना, सिर्फ ऑक्सीडेशन था तो, सिर्फ रिडक्शन था तो रिडॉक्स में वही होता है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। तो इंडिविजुअली ही यहाँ भी सॉल्व करना है, पूरी रिएक्शन का एन फैक्टर नहीं होता, इंडिविजुअल का होता है। ऑक्सीडेंट का अलग होगा, रिडक्टेंट का अलग होगा, वो इंडिविजुअल अगर आप निकालना जानते हैं तो रिएक्शन में भी आप कैच कर लेंगे। बताओ -2 से कितना चेंज आया, -2 से +6 कितने यूनिट का चेंज, शायद अभी यही सबसे पहला बताया था। इसका एन फैक्टर कितना है, 8 है, तो इक्विवेलेंट मास कितना होगा, m/8। इसी का H2S का लेकिन लिखोगे, इसका नहीं, इसका m/8 होगा, हो जाएगा। तो इस वाले में इक्विवेलेंट मास अगर कहा जाए H2S का, बताओ कितना लिखोगे हम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2S बराबर m/8। ठीक है, चलो एक और इसका देखते कितने लोग बता पाते हैं। जिनको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता वो अभी थोड़ा इंतजार करेंगे, बस चुपचाप सुनते रहिए। बताओ इसमें गलती आपकी है कि आपने 11th-12th में पढ़ा नहीं रेडॉक्स, या पढ़ाया गया होगा तो ध्यान नहीं दिए होगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया गया होगा। यहाँ पर है क्रोमियम +3 और आयरन है +3, इसमें आप इनका एन फैक्टर निकालो, इसका और इसका। कितना एन फैक्टर बताओ इसका। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट से आता है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ, +6, और यहाँ कितना है, +3। कितने का चेंज दिख रहा, लेकिन एक आयन में क्रोमियम एक है कि दो, तो ×2 होगा। कितना एन फैक्टर, यहाँ लिखा जाएगा 2 × 3 6। इक्विवेलेंट मास कितना, इक्विवेलेंट वेट इज m/6। अच्छा Fe का बोलिए, Fe कहां से कहां जा रहा है, जल्दी बोलिए, कहां से कहां, +2 से +3। अब तो अगर +2 से ऑक्सीडेशन चेंज, चेंज कितना 1, तो एन फैक्टर कितना 1 × 1 यानी 1। इक्विवेलेंट मास कितना m/1। ठीक है, किसका नहीं, इसका बताना होता, उसका नहीं, उसका नहीं बताना आपको, इसका, क्योंकि रिएक्टेंट आपका क्या था, रिएक्टेंट क्या था Cr2O3, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट से आएगा, डाइक्रोमेट और परमैंगनेट ही यूज किया जाता है टाइट्रेशन में। तो इसका कितना कन्वर्जन हुआ, इससे ये बना है, इससे ये थोड़ी बन रहा है, इसका कन्वर्जन इसमें हुआ है, तो टाइट्रेशन ये करवाएगा, वो प्रोडक्ट थोड़ी टाइट्रेशन करवाएगा।
उनको बोल देना। चलिए तब तक इस पर देखते हैं क्या अभी बताया। एन फैक्टर इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, और अगर एन फैक्टर आ गया तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। कहां तक आपने सीखा बताओ, कहां तक? एसिड का हो गया, बेस का हो गया, सॉल्ट का हो गया, आयन का हो गया, ऑक्सीडेशन का अलग, रिडक्शन का अलग, और रिडॉक्स का। रिडॉक्स में कुछ नया नहीं था, हाँ बस वहां साथ में थे, लेकिन आप इंडिविजुअल ही सॉल्व करोगे। ऑक्सीडेशन ऑफ अलग, रिडक्शन ऑफ अलग। अब एक और रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं उसमें, क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन, क्या होता है? कितने लोगों को पता है डिस्प्रपोर्शनेशन भी कुछ होता है? रेडॉक्स रिएक्शन ही है, बस अभी आप देखो ये वाली रिएक्शन थी ना, इसमें डाइक्रोमेट का रिडक्शन और Fe+2 का, इसको फेरस बोलते हैं। फेरस आयन का ऑक्सीडेशन हुआ था, इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन। यहां पर इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेंट कोई और था, रिडक्टेंट कोई और था। कई बार ऐसा भी होता है, उसी में जो आपने रिएक्टेंट लिया है उसी का ऑक्सीडेशन भी होता है, उसी का रिडक्शन भी होता है। क्या होता है? उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन। तो इसमें एक चीज और जानना है, अगर जैसे मान लो एक रिएक्शन अभी लिखी जाएगी, चलो उसमें अभी आगे पहले लिख देते फिर आगे बताते इसको। पहले इतना बताओ, रेडॉक्स तक समझ में आ गया? अब आप लिखो एन फैक्टर इन डिस्प्रपोर्शनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे लगेगा अभी रेडॉक्स में भी। एन फैक्टर इन डिस्प्रपोर्शनेशन reaction, n factor in disproportionation reaction, n factor in disproportionation reaction। जरा ध्यान से देखो क्या होगा, पहले एक एग्जांपल लिखो। Cl2 प्लस OH माइनस Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस H2O। इसको कंप्लीट और बैलेंस होना जरूरी नहीं, पहले बस सीखो इसमें। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्लोरीन का ही रिडक्शन। यहां देखो जीरो स्टेट में है, जीरो से कहां जा रहा है? -1 में। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? क्या है ये? रिडक्शन। अच्छा बताओ, क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कहां से कहां? 0 से +5। अभी इसके पहले जो रिएक्शंस आपने सीखा था ना, उसमें एक का ऑक्सीडेशन होता था, किसी का, किसी दूसरे का रिडक्शन होता था। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही रिड्यूस एक ही ऑक्सीडाइज कैसे? उसमें तो ऐसा नहीं, टूट जाएगा फिर एटम। तो ऐसा होता नहीं, एक्चुअली एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐसा होगा। इसी को अगर आप सही से लिखोगे ना, एक और बगल में क्लोरीन आप लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब वही मॉलिक्यूल का रिडक्शन, उसी का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, दूसरे मॉलिक्यूल का होता है। वो अलग बात है कि एक ही जैसा है, एक ही है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मान लो 2 क्लोरीन है, जैसे यहाँ है। अगर ये रिड्यूस होगा तो पूरा मॉलिक्यूल ही रिड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होगा, चलो देखो, एक मॉलिक्यूल का Cl2 का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पूरा Cl2 ऑक्साइड हो जाएगा। एक ऑक्साइड होगा, दूसरा रिड्यूस होगा, ऐसा नहीं होता है।
वो अलग बात है, क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज, क्लोरीन ही रिड्यूस होगा, लेकिन अलग अलग। एक मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो पूरा वह Cl2 ऑक्सीडेशन में ही जाएगा, दोनों Cl इसके ऑक्सीडेशन में जाएंगे। और अगर एक रिड्यूस हो रहा है तो दोनों Cl रिडक्शन में जाएंगे। इसलिए अलग अलग लिख लो तो जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो ये वाला रिडक्शन है, ये क्या है, 0 से +5 क्या है, ऑक्सीडेशन। क्या है, 0 से +5 ऑक्सीडेशन है। अब बताओ इसमें n फैक्टर इसका निकालना और इसका निकालना, निकल जाएगा। आप इसको आप देखो अलग अलग कर दिया ना, तो अब आप कहोगे ठीक है इसका हिसाब इधर करो, इसका इधर करो, बात खत्म हो गई। पहले अलग अलग हुआ करते थे, अभी बराबर बराबर। आप कहोगे बराबर हो गए तो उससे हमें क्या करना, मैं तो सॉल्व करना जानता हूँ। कैसे सॉल्व करोगे बताओ, यहाँ 0 से -1 है, कितने क्लोरीन है इसमें, 2, तो रिडक्शन में n फैक्टर कितना आएगा, 2 × 1 यानी 2। ऑक्सीडेशन में n फैक्टर कितना, कितने क्लोरीन है, 2, 2 × 5 कितना, 10। अच्छा बताओ इक्वलेंट वेट इन ऑक्सीडेशन कितना, इक्वलेंट वेट इन ऑक्सीडेशन कितना। ये इसमें बहुत ज्यादा खरखराहट आ रही। हाँ मतलब अभी बीच बीच में बंद हो जाता है, बीच 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 में स्टार्ट हो जाता है। चलिए देखिए क्या बताया था अभी, इक्वलेंट मास, इक्विवेलेंट मास बताओ इस डिस्प्रपोर्शनेशन में कैसे आता है, कैसे, ध्यान से देखो क्या क्या बता दिया इधर। एक मॉलिक्यूल का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में खर्च होगा, रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन में खर्च होगा, पूरा पूरा मॉलिक्यूल। अब यहां पर अगर कहा जाए क्लोरीन का ही इक्विवेलेंट मास इन रिडक्शन कितना है, रिडक्शन होते टाइम पर कितना है, m/2, और ऑक्सीडेशन पर कितना है बताओ। दोनों प्रोसेस क्लोरीन नहीं किया कि नहीं, ऑक्सीडेशन भी क्लोरीन का हुआ और रिडक्शन भी। अगर यही अलग अलग एलिमेंट्स होते, कंपाउंड्स होते, तो आप उनका अलग अलग लिखते, जैसे कि MnO4 और H2S था, तो KMnO4 का अलग बता दिया, H2S का अलग बता दिया, उनका कोई कनेक्शन आपस में नहीं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसी का रिडक्शन हुआ है, वो है तो एक ही। तो अगर आप उसका इक्विवेलेंट मास बताओगे ना, वो कहेगा मेरा ऑक्सीडेशन में जितना था, रिडक्शन में जितना था, जोड़ दो, वो तो दोनों मेरा ही है, तो उसका टोटल इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। क्या निकलेगा, यानी आप कहोगे क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, तो उसका रिडक्शन के टाइम पर इक्विवेलेंट मास कितना, तो आप बताओगे m/2। फिर आप कहोगे क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन भी उसी ने कराया, आप कहोगे हाँ कराया, उस टाइम पर उसका इक्विवेलेंट मास कितना है, तो m/10। तो कहा गया फिर जब दोनों लोड एक ही पर है तो दोनों आप उसी का जोड़ दो, तो यहां आ जाएगा इक्विवेलेंट मास इन रिडक्शन, इक्विवेलेंट मास इन रिडक्शन प्लस इक्विवेलेंट मास इन ऑक्सीडेशन। अच्छा मतलब रेडॉक्स में ऐसा क्यों नहीं करते थे, हाँ वहां अलग अलग थे, अलग अलग थे, इसलिए वहां ऐड नहीं होता था। तो अब बताओ इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन यहां निकल रहा है, कितना आएगा, m/2 प्लस m/10, कितना आएगा, ऊपर यहाँ 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा, 5m/10 प्लस m/10 कितना आएगा, 6m/10 कितना हो गया, 3m/5। अच्छा इक्विवेलेंट मास आ गया, m क्लोरीन का 71 होता है, इसी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, जानते हो ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि इक्विवेलेंट मास बराबर मॉलिक्यूलर मास बाई n फैक्टर होता है, तो उससे कंपेयर करने के लिए लिखा है। तो अगर आपसे कभी कहा जाए क्लोरीन का n फैक्टर बताओ इस रिएक्शन में कितना है, ऐसा भी पूछा जाता है कभी, n फैक्टर ऑफ क्लोरीन कितना, 5/3, कितना, 5/3, ठीक है।
तो आप बताओ डिस्प्रपोर्शनेशन का एन फैक्टर कैसे आएगा, कैसे? इक्वल ऑक्सीडेशन का अलग हिसाब कर लो, रिडक्शन का अलग, फिर दोनों जोड़ देना। तो अब इसी बात को ऐसे बोलते हैं, एन फैक्टर अगर आपको डिस्प्रपोर्शनेशन में चाहिए ना, उसका एक शॉर्ट इसी बात को ऐसे बोल दिया गया, ऐसे देखिए, एन फैक्टर होगा डिस्प्रपोर्शनेशन का 1/n फाइनल इज इक्वल टू 1/n1 प्लस 1/n2। देखो यहां वही तो आया। इक्विवेलेंट मास में क्या आएगा, मोलर मास बाई एन फैक्टर, तो ये आएगा 1/n फाइनल, 1/n फाइनल बराबर 1/n1 प्लस 1/n2। तो n फाइनल क्या आएगा, कितना, n1 n2 बाई n1 प्लस n2। अब इस बात को आप अप्लाई करो जरा इस पे, जो अभी क्लोरीन का एन फैक्टर आपने निकाला ना इधर, उसका रास्ता थोड़ा लंबा है, आप इक्विवेलेंट मास आपने अलग अलग सॉल्व किया। ये ऐसा नहीं कि ये गलत है, सही है ये, लेकिन आपको मैं इससे भी छोटा तरीका सिखाना चाहता हूँ कि आप एक लाइन में सॉल्व कर लो। इस पर जाने की इतना जरूरत ही नहीं थी, ये तो, लेकिन क्लासिकल मेथड यही है। अब आप समझो अगर डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ है ना कहीं भी, तो आप ये वाला लगा देना सीधे, एन फैक्टर आ जाएगा। कितना आएगा बताओ, वहां पर ये आपको 2 और 10 दिख गए थे कि नहीं, बताओ 10 इंटू 2 कितना होगा, 20, और डिवाइडेड बाई 12, 20/12 कितना होगा, 10/6 होगा, 6 कितना होगा, 5/3 होगा। तो एन फाइनल कितना आ गया, 5/3। तो बताओ अगर एन फाइनल वही आ गया तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बाई एन फैक्टर। तो ये वाला जो अभी आया ना, ये वही आप तुरंत सॉल्व कर चुके होते। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट आपको वही बताता तो आपको लगता वो कहां से एक आ गया। ये शॉर्टकट मेथड है, मतलब ऐसे समझो ट्रिक है इसकी, अगर आपको सॉल्व करना है, जल्दी करना है। और अगर मान लो आप ये भूल गए, प्रेशर लगा, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, वो हमेशा याद नहीं रहता, अंडर प्रेशर कुछ भी हो सकता है, आती हुई चीजें बच्चे भूल जाते हैं। जो 1000 बार सॉल्व किए होगे ना प्रेशर में, हो सकता है याद ही ना है। तो अगर ये हो गया, याद रह गया तो ठीक है, जल्दी हो जाएगा, नहीं तो ये वाला रास्ता तो आपको याद रखना ही है, इसी रास्ते से कैलकुलेशन होता है। तो एन फैक्टर किसका हो गया, डिस्प्रपोर्शनेशन का। ये तो हमने सिखाया आपको, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा करके दिखाओ। P4 प्लस OH माइनस क्या बना रहा है, PS3 प्लस NaHPO2। आपको इसमें P4 का बताना, क्या बताना है, P4 का एन फैक्टर एंड इक्विवेलेंट मास। चलिए जल्दी सॉल्व करिए और बताइए। इसी की वजह से ऐसा हो रहा है क्या, इसी से आवाज आ रही थी, उसका कुछ सपोर्ट वपोर्ट है या तार के सहारे लटका है? हाँ इसी वजह से दिक्कत हो रही है। बताइए ऑक्सीडेशन टाइम पर कितना है और रिडक्शन टाइम पर कितना है, एन फैक्टर। इधर बताओ ये किसमें है, 0, यहाँ क्या है, -3। कितना चेंज हुआ, कितने का चेंज है, 4 × 3। तो इसका एन फैक्टर कितना, n1 हो गया ये, 4 × 3 यानी 12। चलो इसका बताओ, NaHPO2 में फॉस्फोरस किसमें है, बताओ 4 - 2, ये +2 में होगा। 0 से +2 क्या है, ऑक्सीडेशन। कितने का चेंज आया, ये N2 हो गया, कितना, 4 × 0 से 2, 2, तो 8 का चेंज आया।
अब बताओ n1 n2 मिल गया है, अगर इसका n फैक्टर में डायरेक्ट निकालना चाहूं, n फाइनल क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 इंटू 8 बाई 12 प्लस 8, कितना कितना आया फाइनल, 2 से डिवाइड करो, 48 बाई 10 है ना, 24 बाई 5, ये n फैक्टर आया है। तो n फैक्टर भी पूछा जाता है। अब तो अगर n फैक्टर आ गया तो इक्विवेलेंट मास क्या नहीं आएगा, कितना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ P4 कितना, m डिवाइडेड बाई n फाइनल 24 बाई 5, दैट इज 5m बाई 24, इक्विवेलेंट मास आ गया, n फैक्टर आ गया। उसमें हमने एक स्टेप वहीं पे चेंज कर दिया था, वो आप नहीं समझ पाए, इधर देखो, ये है ना, तो 1 बाई एन फाइनल कितना आएगा, n1 प्लस n2 बाई n1 n2, यहीं पे पलट दिया गया है, समझ पाए कि नहीं। कैसे, ये आया ना इतना, ये n फैक्टर है ना, n फैक्टर कितना आया, ये, तो इसमें क्या दिक्कत है, हाँ n फैक्टर ये आया, देखो इनटू बाई दिस, आपकी दिक्कत मैं समझ रहा हूं कहाँ है, इधर है देखो, ये जो हमने डायरेक्ट लिख दिया है ना, इसको एक बार और लिखना है, तब समझ में आ जाएगा आपको। 1 बाई एन फाइनल आएगा n1 प्लस n2 बाई n1 n2, ठीक है। इसके बाद जब n फाइनल ले जाओगे तब आएगा ये, इसको उल्टा करना पड़ेगा, n फाइनल बराबर n1 n2 बाई n1 प्लस n2, हमने यही डायरेक्ट लिख दिया था, ये वाला स्टेप छोड़ दिया था, वहीं से इस बच्चे को दिक्कत हो रही है, समझ गए कि नहीं, वो हमने डायरेक्ट वहां लिख दिया था, वही यहां पे लगा है, ये सही है। चलिए यहां तक आ गया, अब आगे बढ़ते। तो आपका देखो ये तो हो गया, एन फैक्टर निकालना सिखा दिया। एक एलिमेंट का एन फैक्टर कितना होता है, लिख लो, लास्ट वही बचा है। एक एलिमेंट का एन फैक्टर बोलो, किसी को आता है क्या, चार्ज थोड़ी होगा उसपे, एन फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, जल्दी बोलिए क्या है, हाँ एन फैक्टर होता है वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब अगर जब कहीं कोई सहारा आपको नहीं मिल रहा है तब वैलेंसी आपकी हेल्प करेगा, चार्ज नहीं है, कुछ नहीं बताया, तो आप उसकी वैलेंसी उसका एन फैक्टर होगा। जैसे देखो एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो इन सब का वैलेंसी पता है, इसका +3 नहीं, वैलेंसी का प्लस माइनस नहीं बताया जाता, तो होता इसका इक्वलेंट, इसका एन फैक्टर कितना, इसका एन फैक्टर 3, तो इक्वलेंट मास क्या नहीं आएगा, हाँ m/2, इसका 2, इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -2 नहीं 2 ही लिखा जाएगा। इसका देखो, इसका एन फैक्टर 3, इसका हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी 1, तो एन फैक्टर आ गया। अब तो अगर आपसे कहा जाए एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास बताओ, तो यहीं से आप बता सकते हो, m कितना 27/3, तो 9 आ जाएगा, ठीक है। इसका बताओ, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना 40/2, कितना 20 ग्राम, इसका बोलो इक्विवेलेंट वेट कितना 16/2,
8 ग्राम। इसका एन का इक्विवेलेंट वेट कितना? 14/3। यही 14/3 रह जाएगा। कितना आएगा? कितना आएगा? 4.67 या 66। इधर आ जाओ। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना? 1/1 यानी 1 ग्राम। तो एलिमेंट का भी इक्विवेलेंट मास निकालना आगे। किसका किसका आया? क्रोमियम का। क्रोमियम का उसकी वैलेंसी क्या लोगे? उसका आपको ऐसे आएगा नहीं, वहां कुछ ना कुछ रिएक्शन दिया रहेगा। वेरिएबल वैलेंसी का ऐसे नहीं बता पाओगे, जिनकी फिक्स्ड होती है उन्हीं का बता पाओगे। जहां पर वेरिएबल वैलेंसी है वहां आपको चेंजेस के बिना नहीं पता चलेगा, चेंजेस दिया जाएगा तब पूछा जाएगा। इन सब की वैलेंसी फिक्स होती है, एल्किली मेटल का, एल्कलाइन अर्थ मेटल का, तो आप उस पर वैलेंसी लगा दोगे। और अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे तरीके का आएगा। अगर आपसे कहा जाएगा ना डी ब्लॉक के एलिमेंट का बताओ, तो डी वालों का आप ऐसे नहीं बताओगे, तब जानते हो। अगर मान लो कभी ऐसा केस में आप फंस गए कि कोई चेंज भी नहीं दिया है और डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तब क्या करोगे? तो आप बताओ, आपने पढ़ा है कभी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक +3 होता है, तो वही लिया जाएगा जो मोस्ट कॉमन होता है इन जनरल, वो मान लिया जाएगा। ठीक है, तो आप बताओ एन फैक्टर के लिए निकले थे। एन फैक्टर हर जगह सिखा दिया, एसिड का भी, बेस का भी, सॉल्ट का भी, एक इंडिविजुअल आयन का, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन और एलिमेंट का। तो एन फैक्टर अगर आ गया तो बताओ क्वेश्चन में यही सब तो पूछे जाएंगे ना, इसके अलावा कुछ और थोड़ी दे दिया जाएगा आपसे। आपसे कहा जाएगा कोई या तो एलिमेंट होगा या आयन होगा या मॉलिक्यूल होगा, क्या होगा? तो अब आपको नॉर्मेलिटी वाले कॉन्सेप्ट पर वापस फिर से आना, क्योंकि नॉर्मेलिटी से ही चले थे, अब उसी को यूज करना आपको सीखना। या ऐसा करो, चलो एक क्वेश्चन पहले और कर लो, नॉर्मेलिटी वाला है, आसान है। इफ 4.9 ग्राम H2SO4 is dissolved in 100 ml of solution, calculate molarity and normality। बहुत आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आपको ये दे दिए, क्योंकि अभी अभी आपने एन फैक्टर सीख लिया, तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते हो क्या करोगे? आप मोलैरिटी लाओगे सीधे। क्या लाओगे? मोलैरिटी ला सकते हो। एन फैक्टर पता है H2SO4 का कितना होता है, तो अगले स्टेप में नॉर्मेलिटी आ जाएगी, कुछ नहीं करना है। समझ पाए? मोलैरिटी लाना आता है, आप इसमें मोलैरिटी लाओ। ऐसे ऐसा नहीं दोनों पूछा जाएगा, एक ही पूछा जाएगा, एक ही पूछा जाएगा। तो आप क्या करो, मोलैरिटी लाओ। मोलैरिटी सिखाया मैंने इतना, मोलैरिटी आ जाएगी। H2SO4 का एन फैक्टर पता है, सीधे वही मल्टीप्लाई कर देना, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। मोलैरिटी 1 मोलैरिटी वाले कितने लोग हैं? खड़े हो जाए जरा। कैसे लाया आपने 1? मोलर मास कितना? 98। फिर 1/10 आएगा, देखो 4.9/98 1/10 नहीं आएगा, 1/20 आएगा। हाँ 1/20, और दूसरा वाला 1/10। 100 से डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर ले जाके, तो 1 आएगा? नहीं 1 नहीं आएगा। मोलैरिटी कितनी? 0.5 आएगा। कितना आएगा? 0.5। ध्यान से देखो, कैपिटल एम तो कितना ग्राम है? ये हो गया डिवाइडेड बाई 100/1000।
इधर देखो, ये मोल, ये लीटर ऑफ सोल्यूशन, मोल पर लीटर। मतलब इतना आसान भी, इसमें भी दिक्कत हो रही है आप लोगों को। देखो ये जीरो कट जाएंगे, 49/98 आएगा, ये 0.5 m हो जाएगा। अब देखो, इतना सिखाने का यही फायदा है कि नॉर्मेलिटी के लिए कुछ और नहीं लगाना है। 0.5 × 2, 1 नॉर्मल, सीधा इतना देर। अब तक सीखने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। नहीं तो अगर आप नॉर्मेलिटी में फिर से वही बात लगाओगे, पुराना फॉर्मूला, तो इतना सीखने का कोई फायदा नहीं फिर। ठीक है, चलो एक और लिखता हूं। हाँ, इसको आप नोट कर लो, ये दिख रहा है। इसमें सिर्फ नॉर्मेलिटी बताना। कितना बताओ, इसका एन फैक्टर कितना है? एन फैक्टर कितना? हाँ, कितने लोगों ने 8 लगाया? 8 एन फैक्टर पीछे बताया। सॉल्ट है ना, पोटासियम, तो सॉल्ट का एन फैक्टर पीछे लिखवाया था, तो उसी से आप ले आओ। 9.48 ग्राम दिया है, तो क्या लिखे इधर? जल्दी बोलो, पहले मोलैरिटी लाओ, मोलैरिटी लाओ। 9.48 बाई 948। आपको याद है, मैंने बोला था याद रखना, बोला था कि नहीं? क्यों बोला था? इसी समय के लिए बोला था। इस टाइम पे आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, जिसको याद रहेगा वो 1 मिनट 1 सेकंड में क्वेश्चन करके निकल जाएगा। जिसको नहीं आता रहे, जिसने याद नहीं किया होगा ना, वो फॉर्मूला लिखेगा पहले, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, फिर उसको 4 बार देखेगा कहीं गलत तो नहीं लिखा है। इसके बाद जोड़ना शुरू करेगा, तो 3 4 5 मिनट उसका उसी में लग जाएगा। अगर उसमें भी इधर उधर कर दिया ना थोड़ा, तो नहीं कर पाएगा। तो ये फायदा है याद रखने का। 948 से डिवाइड कर दिया, और 10 लीटर से डिवाइड कर दू, 10 लीटर ऑलरेडी है। कितना हुआ? 10⁻³ मोलर आया क्या? सब कही है? हाँ, नॉर्मेलिटी कितना? 8 × 10⁻³ ये आया ना। तो एन फैक्टर सीखने का कितना फायदा है? आपने मोलारिटी में जो काम किया पीछे, मोल निकालने में जो काम किया पीछे, अब आप एन फैक्टर लगाते जाओ, आपको सब कुछ मिलता जाएगा। तो फाइनल कंक्लूजन अब ये रहा जो अब लिखने वाले। देखो इधर, फाइनल कंक्लूजन ये है, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक। अच्छा बताओ, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट अगर पूछ लिया जाए तो डरना नहीं, सीधे बोलना मोल्स इंटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ मिली इक्वलेंट कितना? मिली मोल्स इंटू एन फैक्टर। अच्छा, तो इक्वलेंट मास कितना? कितना? मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर। हो गया ना। एन फैक्टर से कितने फायदे देखो। अभी सबसे बड़ा फायदा आप देख ही नहीं पा रहे, अब वो दिखाया जा रहा। तो नॉर्मेलिटी क्या थी?
बाई ये भी तो था, क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और क्या था, और क्या था, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें, इन मिलीलीटर। ठीक है, अब आप समझो क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया होगा, आपको वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी दी होगी, ध्यान से सीखना, क्योंकि ऐसा हमने मोलैरिटी में आपको सिखा दिया हूं, मैंने सिखाया। अब आप इस पर देखो, वही चीज आपको यहां सीखना है। कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन में मोलैरिटी नहीं दिया होगा, क्या होगा, मोलैरिटी नहीं, नॉर्मेलिटी दिया होगा, वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी। फिर आप कहोगे वहां लीटर दिया होगा कि एमएल दिया होगा, वो क्वेश्चन देख के पता चलेगा। तो अब आप सीधे क्या करना, उस वॉल्यूम लीटर को अगर नॉर्मेलिटी से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या पा जाओगे, सीधे क्या पा जाओगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। अच्छा, तो अगर ग्राम इक्विवेलेंट मिल गए, इधर देखो, आप सीधे क्या करना, नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर। अच्छा, तो आपने N1V1 बराबर N2V2 सुना है? हाँ, वो यही होता है, जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना नॉर्मेलिटी वॉल्यूम को, तो ग्राम इक्विवेलेंट आते हैं या मिली इक्विवेलेंट आते हैं, और मिली इक्विवेलेंट आपस में बराबर बराबर रिएक्ट होते हैं, इसलिए N1V1 बराबर N2V2 किया जाता है। N1V1 अपने आप में फर्स्ट के मिली इक्विवेलेंट होते हैं और N2V2 सेकंड के, और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यही कहता है कि दोनों के आपस में बराबर हो, चाहे रिएक्ट कर रहे हो चाहे प्रोड्यूस हो रहे हो। अभी आगे वही आने वाला है, अभी आप इस पर फोकस करो, सिर्फ इस पर, जो आपने आपको सामने यहां दिख रहा है ना, आपको क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी दिया होगा, वॉल्यूम भी दिया होगा कि इतना एमएल इतना नॉर्मल, इतने एमएल इतने नॉर्मल के साथ टाइट्रेट हुआ या रिएक्ट किया, तो आपको ये दोनों चीजें पता होंगी। अब नॉर्मेलिटी निकालना नहीं, अब यूज करना, आपको ये दोनों पता है, बस ये देखना है लीटर है कि एमएल है। आप क्या करोगे, सीधे मल्टीप्लाई कर देना, जब भी नॉर्मेलिटी वॉल्यूम दिखे मल्टीप्लाई कर देना। अगर मिली मोल एमएल में होगा तो भी आपको पता होगा, लीटर होगा तो भी पता होगा। बताओ, अगर लीटर है तो क्या पाओगे आप मल्टीप्लाई करके, क्या पाओगे, ग्राम इक्विवेलेंट किसके, सोल्यूट के। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर। अगर मैं एन फैक्टर से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, मोल आ गया तो मास आ जाएगा, यही पूछा जाता है। बोला जाएगा इतना एमएल इतना नॉर्मल सोल्यूशन है, सोल्यूट का मास बताओ, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्या पाओगे, या तो ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट। फिर आप उसको एन फैक्टर से डिवाइड कर देना, ये पता है एन फैक्टर से डिवाइड कर, या तो मोल या मिली मोल मिल जाएगा, फिर मास भी अगले स्टेप में मिल जाएगा। और अगर आपको सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट ही चाहिए तो आपको क्या, हमें बस मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। तो बात समझ पाए। अब मैं इसी को यहां लिख रहा हूं, आपको ये भी ध्यान रखना है, क्या लिखना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और मिली इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट किसके बराबर, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें, इन एमएल। कंक्लूजन क्या निकला इससे, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम मिले तो सीधे मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा उससे, या तो ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा या मिली इक्विवेलेंट मिलेगा। अच्छा, आप देखो, अगर नॉर्मेलिटी दिया है तब आप कहोगे ठीक है, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा। अब मेरा अगला सवाल क्या है, आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया होगा, फिर क्या मिलेगा, मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया होगा तो क्या मिलेगा, मोल्स या तो मिली मोल्स। समझ पाए, नॉर्मेलिटी दिया है या मोलैरिटी दिया है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको नॉर्मेलिटी दिया है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे क्या पाओगे, क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या तो मिलेगा या मिली इक्विवेलेंट मिलेगा, वो डिपेंड करेगा लीटर में है या एमएल में। और अगर मोलैरिटी होगा तो मोल्स या मिली मोल्स मिलेंगे। इतना याद है, इतना समझ में आ गया। आप ध्यान से समझो क्या करना है उसका। अगर आपको वॉल्यूम और मोलैरिटी से मोल मिल गए ना, ये देखो,
अगर आपको मोल मिल चुके हैं तो आप सीधे क्या करना, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, ग्राम इक्विवेलेंट वहीं पे आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मेलिटी होगा तभी, वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी होगा तभी आपको ग्राम इक्विवेलेंट मिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, वो एक स्टेप में मिल जाएंगे आपको। अगर ऐसे फिर से सोचो, अगर आपको नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या पाओगे, ग्राम इक्विवेलेंट, लीटर में होगा तो। और अगर आपको नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम एमएल में दिया है तो आपको मिली इक्विवेलेंट मिलेंगे। अब आपको मान लो ऐसा दिया है, दिया होगा मोलैरिटी यहाँ और पूछा होगा ग्राम इक्विवेलेंट बताओ, तब आप क्या करोगे, आप मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना, उससे आपको मोल या मिली मोल मिलेंगे, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाना इनटू एन फैक्टर। तो सारी चीजें मिलजुल कर जान तो यही 3-4 इक्वेशन में फिर सिमट जाती। इसमें गेम चेंजर होता है एन फैक्टर, सारी चीजें दूसरे में कन्वर्जन वो तुरंत जल्दी जल्दी कर देगा। एक बार फिर से समझो, इतना जितना आपने अभी तक सीखा ना 2 दिन से, उसको 2 लाइन में इसको निपटाया जा सकता है। कैसे, अगर आप वॉल्यूम और मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करो तो क्या पाओगे, मोल से या मिली मोल, इंटू एन फैक्टर कर दो, क्या मिल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट मिल जाएगा। और अगर नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया है तो वो ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट पहले से ही है, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में यही लगता है। मतलब एन फैक्टर क्या करता है, सब कुछ आपको आसान बना देता है, इसीलिए आपको अलग अलग एन फैक्टर सबका बताया। यानी अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, नॉर्मेलिटी चाहिए, मास चाहिए, सब उसी एन फैक्टर से कन्वर्ट होंगे दूसरे से। तो अब देखो आगे क्या लिखना आपको, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, इसी में लिखना, क्या लिखना है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। क्या होता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, एसिड बेस टाइट्रेशन का आप देख लो। पहला, इन एसिड बेस टाइट्रेशन, इन एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है जरा देखो, नंबर ऑफ, एक लाइन में अगर इक्वेशन बस लिखना है लिख लो। एसिड बेस जब भी कभी मिलेंगे आपको ये लगाना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर बेस के ग्राम इक्विवेलेंट, ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है। मतलब इसको बोला जाता है जितना ग्राम इक्विवेलेंट एसिड होगा उतना ग्राम इक्विवेलेंट बेस से हमेशा बराबर बराबर रिएक्ट करेगा। आपको कि मोल मोल बराबर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, वो मैंने आपको पहले ही बताया। तो कहा गया अगर मोल में गड़बड़ है, नहीं बोल सकते कॉन्फिडेंटली, तो ऐसा कुछ बनाओ जो बोल सके, तो यही बनाया गया कि एसिड और बेस क्या ऐसा क्या है जो हमेशा बराबर बराबर रिएक्ट करेंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा बराबर बराबर रिएक्ट करेंगे या मिली इक्विवेलेंट हमेशा बराबर बराबर रिएक्ट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट आपको बराबर कर देना है। आप कहोगे कब ग्राम इक्विवेलेंट कब मिली इक्विवेलेंट, अगर लीटर में होगा तो ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे, तो ग्राम ग्राम, ऐसा मत करना है एसिड का ग्राम और बेस का मिली, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा फिर। एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर बेस का ग्राम इक्विवेलेंट, एसिड का मिली इक्विवेलेंट बराबर। अच्छा बताओ, अगर एक एसिड हो और एक ही बेस हो तब तो एक एसिड है उसका V1 ml N1 नॉर्मल है और बेस है V2 ml N2 नॉर्मल, तो पहले वाले के मिली इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट कितने, N1 V1, दूसरे वाले के बताओ। लॉग ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है, दोनों बराबर बराबर होना चाहिए, तो N1 V1 पहले वाले के ग्राम इक्विवेलेंट है, N2 V2, इसीलिए बराबर कर दो, तो वही लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हो गया। लेकिन इतना ही नहीं है, मान लो एसिड अकेला है बेस 2 है, तब N1 V1 बराबर जानते हो क्या होगा, N2 V2 प्लस N3 V3, क्योंकि आप एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट बेस के बराबर करने,
वो कैसे आता है, और एन और वी को मल्टीप्लाई करके। अगर एक एसिड एक बेस है तो N1V1 बराबर N2V2। मान लो दो एसिड दो बेस है, तब तो एसिड एसिड का आपस में जोड़ दो, बेस बेस का आपस में जोड़ दो। इधर आ जाएगा N1V1 प्लस N2V2, उधर क्या होगा N3V3 प्लस N4V4। अगर एक अकेला एसिड और तीन बेस है तब भी आप कहोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो यही बराबर करना बस। एसिड अकेला लड़ रहा है तीन बेस से तो आप कहोगे N1V1 एक साइड रहेगा और उधर N2V2 प्लस N3V3 प्लस N4V4। वो एक्चुअली आपने क्या सम किया है, सबके मिली इक्विवेलेंट से ग्राम इक्विवेलेंट जोड़ दिए, जितना एसिड होगा उतना बेस रह जाएगा। तो यही बात यहाँ लिखना, लिख लो यहाँ क्या, इफ V1 ml N1 normal acid is titrated with V2 ml N2 normal base। बेस चाहे कोई भी हो, एसिड चाहे कोई भी हो, स्ट्रांग होना चाहिए बस। तो ऐसे में तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आप क्या लिखोगे। अब तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या पाओगे, क्या पाओगे, ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट किसके, एसिड के। और बताओ इनको मल्टीप्लाई करके क्या पाओगे, ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट किसके। और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है, कंप्लीट टाइट्रेशन के लिए या न्यूट्रलाइजेशन के लिए दोनों बराबर बराबर होने चाहिए। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा जल्दी बोलो, क्या लिखूंगा, N1 इंटू V1 क्या है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, N2V2 क्या है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। इसी को बोलते हैं टाइट्रेशन। आपने यही एक पढ़ा होगा, N1V1 बराबर N2V2, याद कर लिया होगा। लेकिन वो एक ही जगह बस लगेगा जब एक एसिड और एक बेस हो। एक एसिड दो बेस हो जाए तो फेल हो जाएगा ये फॉर्मूला। लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आप कहोगे चाहे कितने भी एसिड लाओ कितने भी बेस लाओ मैं सबको जोड़ लूंगा अलग अलग, हो जाएगा। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस एसिड बेस में क्या कहता है। अच्छा तो मोल एसिड बेस के बराबर बराबर रिएक्ट करेंगे या नहीं, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, है ना। एसिड बेस के मोल्स बराबर बराबर रिएक्ट करेंगे हमेशा, बताया था ना पहला, इसीलिए तो नॉर्मेलिटी लाया गया, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट उसीलिए लाया गया, नहीं तो नहीं लाया जाता। तो उसमें बताया गया अच्छा मोल में गड़बड़ी है, आप एग्जैक्टली कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते क्योंकि कई बार ऐसा होगा बराबर बराबर मोल लगेंगे, कई बार नहीं लगेंगे, आपको कभी आधा करना पड़ेगा कभी 1/3 करना पड़ेगा। तो कहा गया कुछ ऐसा डेवलप करो जो फिक्स हो कि हाँ वो उतना उतना रिएक्ट करेगा ही करेगा, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। यानी मोल तो हो सकता है रिएक्ट करे बराबर या ना करे, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट एसिड बेस के हमेशा बराबर बराबर रिएक्ट करेंगे। 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड है तो चाहे वो कोई भी एसिड हो, HCl हो, H2SO4 हो, H3PO4 हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ हमेशा रिएक्ट करेगा, बेस चाहे कोई भी हो, मोनो हो डाई हो ट्राई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात फिक्स है, इसी को लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहा गया। तो आप कहोगे अगर ये फिक्स है तो आएगा कैसे, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर बराबर रिएक्ट करेंगे, तो वो यहां से आएगा N1V1 और N2V2 से। अब बताओ अगर यहीं पर मोलर होता, फिर नॉर्मल के बदले मोलर होता तब आप यहाँ M1V1 करते, क्या ग्राम इक्विवेलेंट पाते, मिली मोल्स या मोल्स पाते, तब उसमें इंटू N फैक्टर कर देते। क्या करते, मान लो यही लिखा होता V1 ml M1 मोलर H2SO4, तब आप क्या करते, V1 इंटू M1 इंटू N फैक्टर, क्या करते N फैक्टर। तो देखो उससे आ जाता आपको मिली इक्विवेलेंट, और वही बराबर आप दूसरे में लिख देते जो उसका भी मोलरिटी दिया होगा ना। मान लो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तब क्या था V2 इंटू M2 इंटू N फैक्टर 1 है तो 1 कर देते। चलो उसी का एक और लिखो, इसी का
तो अभी जो अभी दिखाया था ना ये फॉर्मूला, उसी का एक क्वेश्चन लिखो पहले। 50 सेंटीमीटर क्यूब, 0.2 नॉर्मल, H2SO4 is titrated against x centimeter cube, 2 normal, NaOH. Find x. Find x at equivalence point. Find x at equivalence point. पिछली क्लास नहीं किया तो कॉपी में देख लो, भूल गए थे तो इसीलिए तो नोट्स बनाया जाता है। क्या क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन देखते ही देखो इसकी हालत खराब की, जाओ जल्दी। चलिए इसका बताइए क्या आएगा। बताओ सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, ml, मिलीलीटर। तो ml में दिया है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या पाऊंगा, बताओ क्या पाऊंगा, मिली इक्वलेंट या ग्राम इक्वलेंट। हाँ उसी को मिलीग्राम इक्वलेंट भी बोलते हैं, मिली इक्वलेंट है ना जो, उसको मिलीग्राम इक्वलेंट भी बोलते हैं। और ग्राम इक्वलेंट अलग होता है, लीटर होगा तो आएगा। बताओ इसका मल्टीप्लीकेशन क्या देकर जाएगा। सब लोग एक बार कंफर्म हो जाओ, इसका मल्टीप्लीकेशन आपको क्या प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, मिली इक्वलेंट। तो आप सीधे लिखो 50 × 0.2, नॉर्मल है ना, नॉर्मल है तो क्या नॉर्मेलिटी भी लगे, ओ सॉरी एन फैक्टर लगेगा, लगेगा या नहीं, नॉर्मेलिटी में ऑलरेडी लग चुका है, बराबर। बताओ x इंटू वो क्या नॉर्मेलिटी है कि मोलैरिटी, तो x बराबर क्या आएगा 5, कितना आएगा 5 ml फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। चलो इसी का एक मोलैरिटी वाला भी लिख लो। ये बताओ, हाँ तो क्या हुआ, दोनों x है तो नहीं होगा। तो ये क्या करना पड़ेगा, क्या क्या दिया है, मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया है, क्या नॉर्मेलिटी वॉल्यूम है कि मोलैरिटी वॉल्यूम है। तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या ग्राम इक्वलेंट या मिली इक्वलेंट मिलेगा, या मिली मोल या मोल, क्या मिलेगा सीधे बताओ, मोल्स या मिली मोल। हाँ सबको मोल्स मिल रहे हैं, कितने मोल, लेकिन मोल तो बराबर रिएक्ट नहीं करते, या कर भी सकते नहीं भी, उसमें फिक्स नहीं है, इसीलिए क्या बनाया गया लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो इसका एन फैक्टर लगेगा। अभी पीछे क्या बताया था, मोल इंटू एन फैक्टर क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर क्या होता है, तो इसके मोल कितने 4, एन फैक्टर कितना, अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा 8, क्या है ग्राम इक्विवेलेंट, इसके एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट। इधर आओ, x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर मोल, एन फैक्टर कितना उसका 1।
तो अगर आप एक्स स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो। यहां पर एन फैक्टर नहीं लगाया था, यहां लगा रहे, इसीलिए दो क्वेश्चन आपको बताया। 2 × 2, बताओ ये क्या है? 2 × 2 वॉल्यूम लीटर में है, मोलैरिटी दिया है मोल्स ऑफ H2SO4, लेकिन मोल को आपको इंटू 2 करना पड़ेगा, एन फैक्टर। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 बराबर, इधर हो, x इंटू एक्स क्या, मोल्स ऑफ NaOH इंटू 1। तो x बराबर क्या आएगा? 2√2। √2 की वैल्यू पता है? 41। कितना आ जाएगा? 2.82। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? एसिड बेस टाइट्रेशन ऐसे ही होता है। क्या होता है? एसिड बेस टाइट्रेशन ऐसे ही होगा। अब बस फर्क कितना हो सकता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो एक एसिड 2-3 बेस हो जाएंगे। क्या होंगे? एसिड एक ही रहेगा, बेस 2-3 बढ़ा दिए जाएंगे, या 2-3 एसिड 2-3 बेस कर दिए जाएंगे। वही थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, अभी रेडॉक्स टाइट्रेशन, रेडॉक्स रिएक्शन आएगा ना, उसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चन इसके भी होंगे। अब आप लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या पाओगे? मोल या मिली मोल? मोल्स मिलेगा ना। मोल इंटू एन फैक्टर क्या होता है? देखो मोलैरिटी होता है। क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट होता है ना। वही दोनों में कर दो और बराबर कर देना। चलो आगे, अगला पार्ट क्या लिखना है बताओ? किसी को और कोई दिक्कत है? लिखो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। और ये सब एक एक लाइन के बस लिखना है आपको। क्वेश्चन भी आएगा तो आप देख के तुरंत आंसर कर लोगे देखते ही। वो बस आप लोगों को नहीं पता ना, इसलिए आप डर रहे होगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड। इसी को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या? न्यूक्लियर रिएक्शन में मास एनर्जी में चेंज हो जाता है, ई बराबर mc² से। वो इसमें नहीं आ पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, उस पर ये अप्लाई ही नहीं होगा। दूसरा देखो, अच्छा इसका अगर कहा जाए इसमें क्या मतलब क्या ऐसा होगा जहां आप नहीं लगा पाओगे? तो एक्सेप्ट लिख लो, एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है? मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, गलत हो जाएगा। और वो अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। एटम बम में, हाइड्रोजन बम में यही एनर्जी होती है जो निकलती है। दूसरा देखो क्या है, तो बोलते हैं लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन।
फिक्स्ड प्रोपोर्शन के लिए लिखना कम समझना ज्यादा है। ध्यान से पहले सुनो, क्या जानना है इसमें। मान लो आपसे बोला जाए आपने वाटर कई सोर्सेस से लाए, क्या लाए, आपको बोला गया था कि आप पानी लाओ कई सोर्स से, पॉन्ड से भी लाओ, रिवर से भी लाओ, लेक से भी लाओ, टैप वाटर भी लाओ और डिस्टिल्ड वाटर भी लाओ। 5 सोर्स से आपने इकट्ठा किया पानी। बताओ सबका फॉर्मूला H2O ही रहेगा या अलग अलग होगा? ऐसा तो नहीं होता कि लेक वाटर का H3O होता है और रिवर वाटर का H4O होता है, या जो आपके गांव में तालाब है उसका H5O है, क्या ऐसा है? बताओ हर जगह का आप किसी भी सोर्स से वाटर लाए उसमें H2O ही फॉर्मूला होता है। मतलब ऐसा कभी सोचा आपने कि वाटर का फॉर्मूला H2O ही क्यों होता है? या अगर मैं अलग अलग सोर्स से पानी बनाऊं, वाटर अलग अलग तरीके से बनाऊं, तो हो सकता है प्रोसेस बदलने से फॉर्मूला बदल जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसी को फिक्स्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं। यानी इसमें यह बताया गया कि दुनिया में यानी नेचर में अगर एक कंपाउंड बन रहा है, किसी कुछ एलिमेंट से मिलकर बन रहा है, तो आप उसको चाहे जिस सोर्स चलाओ, जिस मेथड चलाओ, उसमें परसेंटेज बाय मास सेम रहता है, तभी फॉर्मूला सेम आता है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से फिक्स्ड मास से रिएक्ट करके ही एक कंपाउंड बनाता है। इसके लगने के लिए फिक्स्ड प्रोपोर्शन के लिए कंपाउंड का एक होना जरूरी है, एक ही कंपाउंड पे लगेगा ये, बस सोर्स अलग अलग होंगे। जैसे आपसे कहा जाए आपने कॉपर सल्फेट नेचर में पड़ा था वो उठा कर लाया, और एक कॉपर सल्फेट आपने लैब में खुद तैयार किए। अगर आप दोनों का कंपटीशन करोगे ना, कंपैरिजन करोगे, तो आपको कॉपर का परसेंटेज बाय मास दोनों में सेम मिलेगा, जो नेचुरल सैंपल है उसमें और जो आपने बनाया उसमें। जो उस नेचुरल सैंपल में सल्फर का परसेंटेज है वो आपने जो अभी अभी बनाया है वो दोनों का परसेंटेज बराबर होगा। कॉपर सल्फेट जो नेचुरल सोर्स से लाया आपने उसमें जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है और जो आपने अभी अभी बनाया दोनों का क्या रहेगा? बराबर रहेगा। इसी को फिक्स्ड, आप अगर पूछोगे ऐसा क्यों, नेचर में जो एग्जिस्ट करता था उसमें और आपने अभी अभी जो बनाया इन दोनों का परसेंटेज बराबर कैसे है, क्यों बराबर है, तो आप उसको बताओगे इसी को लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं। ऐसा नेचर ने बनाया कि उसका परसेंटेज अलग नहीं हो सकता। आप कहोगे अगर मैं अलग मिला दूं तो कंपाउंड ही बदल जाएगा। उसी कंपाउंड को अगर आप कहोगे नहीं वही बनाना है, तब आपको परसेंटेज वही रखना पड़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये कब लगेगा? एक कंपाउंड पे लगेगा। तो इसको पहचानने का यही रास्ता है, एक ही कंपाउंड पे लगेगा। तो आप लिख लीजिए एप्लीकेबल ऑन, एप्लीकेबल फॉर वन कंपाउंड। अब आप कहोगे एक कंपाउंड का क्या मीनिंग है? कंपाउंड एक ही रहेगा, सोर्स अलग अलग लाओ, अलग अलग तरीके से इकट्ठा करो। जैसे आपको बोला जाए आप जो 50 हर 4-5 जगह से जल इकट्ठा करके लाओ, पानी इकट्ठा करके लाओ अलग अलग सोर्सेस से, तो सबका फॉर्मूला H2O ही निकलेगा। क्यों निकला? आप कहोगे हमने तो अलग से लाया था, दूसरे तरीके से लाया था। या मान लो अगर दूसरे प्लेनेट पर पानी मिल गया तो उसका फॉर्मूला वहां अलग नहीं हो जाएगा, यही रहेगा। तो आप कहीं से भी लाओ, सोर्स बदलो। ऐसा बताओ क्यों होता है? अब पहले तो ये आ गया, कब कैसे पहचानोगे? ऐसे पहचानोगे। अब आता वही, इसके लिए देखो ऐसा मैं लिख देता हूं, कॉपर सल्फेट ये नेचुरल है जो अभी बताया था, यही क्योंकि ज्यादा एग्जाम में आता है, और आपने लैब में बनाया। कॉपर सल्फेट ही आपने लैब में बनाकर पता करना चाहा आपने, CuSO4 इन लैब। अब बताओ जो इसमें कॉपर का परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ कॉपर अगर X है, सल्फर का परसेंटेज अगर Y है, ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर Z है, तो दूसरे वाले में भी यही रहेगा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना? Z, तो वही परसेंटेज आपका यहां भी रहेगा। X%, परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना? Y, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना? Z। ये पूछा जाएगा ये किससे आप कह पा रहे हो या बोल पा रहे हो
किस लॉ के बेसिस पर आप ये बोल पा रहे हो? लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ये कहता है कि जो परसेंटेज बाय मास यहां होगा वही यहां होगा, क्योंकि फॉर्मूला एक ही होता है। या फॉर्मूला एक कैसे है? मैं अलग अलग सोर्स से कॉपर सल्फेट लाऊं तो यही फॉर्मूला बनेगा। ऐसा नहीं कहीं से Cu2SO4 बन जाएगा, या कहीं से CuSO4 का होल ट्वाइस नहीं बनेगा, हर जगह यही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एक कंपाउंड में हर किसी एलिमेंट का परसेंटेज बाय मास फिक्स्ड होता है। ये कहां से पता चलता है? ये नेचुरल लॉ है, नेचर ने ऐसा बनाया। इसको बोलते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब देखो अगला है, उसको बोलते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। नहीं, आइसोटोप्स में मतलब आइसोटोप होगा, जैसे कॉपर सल्फेट है ना, तो कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर है, कॉपर के अंदर ही उसके आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा थोड़ी कॉपर अलग से उसका आइसोटोप एग्जिस्ट करेगा। आइसोटोप अलग से नहीं होते एग्जिस्ट, नहीं तो फिर अलग कंपाउंड माने जाते हैं, अलग एलिमेंट माने जाते हैं। आइसोटोप उसी में ही होते हैं। जैसे कार्बन का बहुत बड़ा सैंपल होगा तो उसी में 13 भी होगा, 12 भी होगा, 14 उसी के अंदर होगा, अलग से नहीं निकलेगा। तो ऐसा इसमें भी है, उसका कॉपर उसी के अंदर रहेगा। तो अब बताओ फिक्स्ड प्रोपोर्शन कब लगाओगे? कहां पे लगेगा? एक ही कंपाउंड होगा, बस सोर्स अलग अलग होंगे। क्या होंगे? सोर्सेस अलग अलग होंगे। तो उसमें कहा जाएगा, अगर इसका मान लो आपसे बोला जाएगा वाटर का परसेंट, सॉरी वाटर में ऑक्सीजन का परसेंट 20 है अर्थ पे, एक दूसरे प्लेनेट पर भी वाटर डिस्कवर हुआ है तो वहां ऑक्सीजन का परसेंट उतना ही रहेगा, ये फिक्स है। वहां भी फॉर्मूला H2O ही बनेगा, ऐसा नहीं कि वहां H3O2 बन जाएगा। इसी को लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब अगला वाला है लॉ ऑफ मल्टीपल। तो आपको पहले सुनते ही समझ में आ जाएगा, फिक्स था तो मल्टीपल नहीं हो पाएगा। बताओ, लॉ है तो फिक्स है तो मल्टीपल नहीं होगा, मल्टीपल होगा तो फिक्स नहीं होगा। लेकिन उसकी डोमेन अलग है, उसका दायरा अलग है, वो दूसरे जगह पे लगता है। एक कंपाउंड के अंदर देखोगे तो फिक्स प्रोपोर्शन लगेगा। अगर आप दो अलग अलग कंपाउंड लो, सोर्स सेम हो, मतलब H2 और O2 मिलकर क्या बनाते हैं? H2O भी और H2O2 भी। तो अगर दो कंपाउंड या दो से ज्यादा हो जाए लेकिन उनका रिएक्टेंट सेम हो तब वहां मल्टीपल लगेगा। अकेले कंपाउंड पे मल्टीपल कभी नहीं लगेगा, अकेले पर सिर्फ क्या लगेगा? फिक्स प्रोपोर्शन। क्या लगेगा? फिक्स। चलो अब ये कल की क्लास में 10 मिनट में ये होगा, यानी मैं रेडॉक्स कल शुरू कर दूंगा, उसी के अंदर ये बता दूंगा। ये 10-5 मिनट का रह गया बस। एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना घर पे, क्योंकि ये जो आज जितना पढ़ाया है ना, ये रेडॉक्स में फिर से आएगा दोबारा, सब कुछ वापस आएगा, यही वाला, यही एन फैक्टर फिर से आएगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस फिर से आएगा। तो आपको रिवाइज करने का पूरा मौका दोबारा मिल जाएगा।